तो डाउट अगर है तो मेरे को बता दो, नहीं तो फिर खोज के रखना, ठीक है तो मुझे बता दो अभी। हाँ सर, मैं शाम तक चलो कोई बात बता दूंगी। नहीं। तो हम लोगों का ये हो गया था पूरा, एलसी ऑसिलेटर हो गया था, मतलब अपना ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में सब कुछ खत्म हो गया हुआ है। सिर्फ एक टॉपिक बाकी है, ट्रांसफार्मर। उसके अलावा हमारा इसमें कुछ भी अब बचा हुआ नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है तो वो मैं करवाऊंगा, सब चैप्टर से करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन रेजोनेंस क्या होता है, ये सब 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 कुछ हो गया होगा, ठीक है। और देखो जो बच्चे रैंक के उनके एग्जाम्स होंगे, और जो बच्चे रैंक की नहीं है, ठीक है, जिनका भी स्कूल में एग्जाम नहीं है इस हफ्ते में, मंडे को, वो बच्चे घर बैठ करके जो भी चैप्टर्स मैं करवा रहा हूँ उसको, जितना भी करवाया सबको एकदम अच्छे से पढ़ते चले जाओ। क्योंकि एक बार मैं ईएम बेस तक ही खत्म कर दूंगा, उसके बाद में रेगुलर टेस्ट लूंगा हर 2-2 दिन बाद। फिर तो तुम लोग की तैयारी होनी चाहिए, ताकि तुम लोग को सिर्फ 2 दिन मिलेगा रिवीजन के लिए, ठीक है। तो तुम लोग अपने ईएमआई चैप्टर है उसकी तैयारी पूरी कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है उसकी तैयारी पूरी कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसके पोटेंशियोमीटर मीटर भी, ये सब के सब प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर लो। तो अपने जितना पढ़ा रहा हो घर पे पैरेलल अपनी तैयारी पूरी करते चलना, हर 2-2 दिन बाद टेस्ट होता रहेगा, ऐसा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर सबको पता है, बेसिकली एक डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को कम से ज्यादा या ज्यादा से कम किया जाता है। मैं एक बात पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री यही है कि बल्ब बनाया था थॉमस अल्वा एडिसन ने, सबको पता है। और एडिसन ने ना पूरा सेटअप किया था इसका डीसी सर्किट का। और ये जो डीसी सर्किट का जो पूरा सेटअप हुआ था इसमें पूरा का पूरा रोल एडिसन का था। अब उसके बाद निकोला टेस्ला, ठीक है, ही वाज द पर्सन जिसने कि बोला था कि नहीं, एडिसन के खिलाफ गया था, बोला था कि नहीं तुम देखो जो डीसी सर्किट यूज करते हो ना, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, तो मैं प्रेफर करूंगा एसी सर्किट। पहले एडिसन के टाइम में पूरी दुनिया में डीसी सर्किट ही चलता था। तो वो बंदा था जो कि एसी सर्किट लेकर के आया था। और उसने बोला कि देखो एसी सर्किट का एडवांटेज ये होगा कि अगर हम इसको ट्रांसफार्मर के साथ यूज करते हैं तो इससे हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचा सकते हैं। कैसे देखो, मान लो कि अगर कहीं पे पावर सप्लाई होता है, मान लो हमारे घर पे आता है 200 वोल्ट, ठीक है, मान लो हमारे घर पे 200 वोल्ट आता है, और करंट आता है, पावर है हमारे घर पे आता है मान लो 100 वाट। तो वोल्टेज कितना, 200 वोल्ट पे 100 वाट आता है, तो करंट कितना आ रहा होगा, करंट आ रहा होगा 5 एम्पियर। मैंने थोड़ा सिंपल नंबर लिया, 240 होता है वैसे, और इतना पावर आता है हमारे घर पे, तो करंट 5 एम्पियर आएगा। तो हीट लॉस कितना हो जाएगा वायर में, आई स्क्वायर इंटू आर। जो भी वायर होगी, पोल पे जो वायर लटकी होती है उस पे से जो करंट आएगी उस पे कितना हीट लॉस होगा, 5 स्क्वायर इंटू आर। अभी सोचो हमारे घर पे अगर 1000 वाट आता है, लेकिन रास्ते में हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है वो 200 वोल्ट आता है, लेकिन रास्ते में वो लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं किसी तरह से, किसी तरह से, मतलब वो ट्रांसफार्मर यूज करके बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं वो हम लोग देखेंगे। और वो लोग क्या करते हैं, इस 200 वोल्ट को बढ़ा करके वो कर देते हैं, मान लो 1000 वोल्ट। तो करंट कितना हो जाएगा, रास्ते में करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। हीट प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे 25 आर हो जाएगा।
यहाँ पे 1 आवर हो जाएगा। तो देखो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट ऑटोमैटिकली कम हो जाता है जिससे कि हीट लॉस कम हो जाता है। यहाँ पर समझो कितना 25 टाइम्स हीट लॉस हो रहा होगा 200 वोल्ट पे भेजता और अगर 1000 वोल्ट पे भेजता है तो हीट लॉस खाली हो जाता है 8। तो कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है एनर्जी के लॉस एट लो वोल्टेज। तो और ये वोल्टेज कम ज़्यादा जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफार्मर से हो सकती थी। वो कभी भी डीसी करंट से डीसी पे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर का ये एक अच्छा हमें एडवांटेज मिल जाता है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एसी करंट के हाई लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है या हाई वोल्टेज को लो में भी कर सकता है वो और हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी के लॉसेस को वो बचाता है। ठीक है? ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? इसको एक बार छोटा-सा नोट कर जाओ, ठीक है? हालाँकि ये मैं फिर से लिखवाऊँगा भी। ये और वैसे भी ये चीज़ पता क्लास 10th की बुक में भी दी हुई है कॉन्साइज़ फिज़िक्स। याद है पढ़ा होगा क्लास 10th में? इसको एक बार नोट कर जाओ। ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मर। मैंने थोड़ा-सा उसको बता दिया कि कैसे कैलकुलेशन से फ़ायदा होता है। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द वोल्टेज ऑफ एसी अल्टरनेटिंग। पहला दूसरा पॉइंट प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन। तीसरा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तीसरा होगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। तो इसका देखो डायग्राम सिंपल वाला बनाएँगे हम लोग। एक डायग्राम देख लो इसका ऐसा बन जाएगा।
ये प्राइमरी कॉइल, ये है सेकेंडरी कॉइल, ये है कोर। और ये सेकेंडरी कॉइल में टर्न अगर ज्यादा होते हैं ना, प्राइमरी कॉइल मतलब जहाँ पे सोर्स होता है, सेकेंडरी जहाँ पे आउटपुट लिया जाता है, ठीक है। ऐसे करके इसका अगर हम ओरिजिनल डायग्राम देखें तो इसमें ऐसे क्या करते हैं ये लोग, एक कोड ले लेते हैं और ये ना मैं पहले इसका रॉ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल वाला, उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला ही बता दूंगा। प्राइमरी कॉइल जहाँ पे क्या होता है, सोर्स होता नहीं पूछती सर ने तने કહી દેવું છું है, हुआ? કારણ કે મેં બહુ બધી વાર પૂછ્યું છે એ સર નથી આપતા જવાબ તો બી એમ કહે કે તે તારે કરી લેવાનું બે જવાબ આપે તો પૂછે કે નહીં એને બી अभी सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे हमारा जो भी वो होता है, जैसे मान लो जनरेटर पे जो लगाएंगे वो प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, और आउटपुट जैसे यहाँ मान लो बल्ब लगा देते हैं तो वो सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा। ये हमारा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी में टर्न ज्यादा है ना, इसको लिखते हैं स्टेप अप। लॉजिक में लिखा दूंगा अभी कि क्यों ऐसा होता है स्टेप अप। और दूसरा ऐसा होता है और होगा ऐसा कि सेकेंडरी में टर्न ज्यादा, देखो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में ना बल्ब लगा होता है, पंखा लगा होता है, वो सब लगे होते हैं। और प्राइमरी में क्या, सोर्स लगा होता है। ये कोर है, स्टेप डाउन, इसको इतना पहले नोट कर दो अच्छे से सब कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। सब कोई नोट करो इसको अच्छे से। आगे बढ़े। ठीक है, तो वो हमारा हो गया, डायग्राम हो गया। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, कोई कोई दिक्कत नहीं। किताबों में क्या थोड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे बना करके।
ऐसा करके पूरा कोड का स्ट्रक्चर ऐसे बना करके वो लोग दिखाते हैं। तो ये मैं खाली बता रहा हूँ, ये आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। इसको ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है। एक्चुअल फिगर ऐसा होता है, लेकिन वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्राइमरी कॉल हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर हो जाता है ऐसे करके। ये कॉइल हो जाता है। कॉइल को मैं थोड़ा सा ब्राउन कलर से भी दिखा देता हूँ ताकि ये देखो, डायग्राम बनाने के लिए क्या करना है, सुनो मैं बता भी देता हूँ। इसको खुद से जब बनाओगे ना, तो पहले क्या करोगे, पहले ऐसा करके ट्रायंगल बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, ठीक है। और कैसे मैंने बनाया, कैसे देखो, पहले स्क्वायर बनाओगे ऐसा करके छोटा सा, ठीक है। और बाहर में उसके एक बड़ा स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इतना करोगे, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचोगे। ये लाइन इससे थोड़ी बड़ी बनाई है मैंने, देख सकते हो। और इसको ऐसा करके ज्वाइन कर देना, तो 3D लुक कैसा आएगा देखो। उसके बाद ये ऐसा हो गया। उसके बाद ना यहाँ से एक लाइन, ये लाइन यहाँ से खींचनी है, यहाँ से थोड़ा छोटा रखना, ठीक है। इसको यहाँ से थोड़ा छोटा रखना और ऐसे इंक्लाइन करके, क्लियर। और ये करोगे, उसके बाद फिर अंदर में कैसा जा करके लाइन खींचोगे, एक ऐसी लाइन ऐसे खींचोगे, ठीक है। और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अब देखो तुम, ये ऐसे, उसके बाद ये ज्वाइन करने के बाद ये चीजें ऐसे खींच दो बस, 3D लुक आ गया। यहाँ से ऐसा खींच दो, 3D लुक आ गया। स्केल लोगे तो और प्रॉपर आएगा। और फिर वायर उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी करके दिखा दो। एक बार ये डायग्राम भी खुद से ड्रॉ कर लो, फिर आगे बढ़ते हो लोग। हो गया, इतना डायग्राम ड्रॉ किया, अब आगे बढ़े हम लोग।
अरे बोलो हाँ या ना, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो गया किया हुआ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग। यही भाई, यही डायग्राम है ना, देखो ये सिंपल हो गया। एग्जाम में ये वाला भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन। और एक ये वाला हो गया, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ये किताब में दोनों दिया गया है। ये क्या बच्चों को बनाना थोड़ा कम आता है, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखो ना तो आराम से बना सकते हो। ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, फिर एक लाइन ऐसे करके ऐसे खींच दो, फिर एक ऐसे खींच दो, फिर ऐसे करके ऐसे खींच दो। ठीक है, फिर ऐसे 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 लाइन खींच दो। ठीक है, और फिर इसमें ऐसे करके ऐसे लाइन खींच दो। बस ऐसे करके बन जाएगा, तो 3D लुक आ जाएगा इसका। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम में लिख देता हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ये डिस्क्रिप्शन डायग्राम बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर on two arms of it primary and secondary coil made of copper wire is wrapped full stop on primary coil AC source मैं स्पीकर चालू कर देता हूँ। is connected इंस्टाग्राम में किसने यूज किया है? चार्ट AC source is connected and on secondary coil the load is connected। लोड मतलब बैटरी, वो अपना पंखा ट्यूबलाइट जो भी हो। ये इसका डिस्क्रिप्शन डायग्राम। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें वर्किंग। इतना लिख लो, डिस्क्रिप्शन डायग्राम भी हो जाएगा। वर्किंग पढ़ते हैं।
when AC is supplied to primary coil, comma, varying magnetic field is produced. This produces varying magnetic flux. Full stop. This flux, this varying magnetic flux is linked with secondary coil. समझ आ रही बात? यहाँ पे हमने अप्लाई किया एसी करंट, यहाँ पे करंट पैदा होगी, करंट से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा? कॉइल में फील्ड फ्लक्स पैदा होगा, बी है। यही फील्ड जो होती है वो कहाँ जाकर के लिंक कर जाती है? इसमें, इस कॉइल से, ठीक है, यहाँ जाकर के लिंक होगी। तो यहाँ पर जब जाकर के लिंक होगी तो ऐसा, तो यहाँ से जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब यहाँ पे जाके लिंक होगी, यहाँ पे फ्लक्स जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स जाएगा, तो ये सेकेंडरी कॉइल है, वो वैरिंग फ्लक्स से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ पैदा होगा। याद है, पढ़ा था हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन, कुछ वैसा ही हो गया। यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो ईएमएफ से हमको यहाँ पे करंट मिलेगा। is linked with a secondary coil and EMF is produced in the secondary coil. Full stop. The value of the EMF is determined by the ratio of turns into ratio of turns ratio of turns बोल सकते हैं in primary coil. इसको नोट कर दो, ये वर्किंग हो गया सिंपल सा। अभी ये इसका वर्किंग में हमने खाली देखा कि एक में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो, दूसरे में ईएमएफ पैदा होगा। सिंपल से वर्किंग इतनी होती है। अभी वो जो ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होगी उसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग थोड़ी सी मैथमेटिक्स का काम करेंगे। इसको पहले नोट कर दो अच्छे से, फिर आगे वो लिखाता हूँ मैं इसका मैथमेटिकल वर्किंग। इसको फटाफट नोट करो, मैं 1 मिनट में आया।
फटाफट नोट करते इसको, फिर आगे बढ़े हम लोग। आगे बढ़े हम लोग। Yes. हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ, अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ईएमएफ इन द प्राइमरी टर्न, ऐसा मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स, लिखना है ऐसा, ये वर्किंग में लिखना, ठीक है। वर्किंग का वो थ्योरी वाला पार्ट होगा, तो ये थोड़ा वर्किंग का मैथमेटिकल पार्ट हो गया। फ्लक्स लिंक with each turn of primary coil and secondary coil is same as current as D and ARC। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, जो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी में प्रोड्यूस होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसमें होगा, कोर में होगा। अब ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का एरिया सेम होता है, क्योंकि थिकनेस सेम होता है, एरिया सेम है, फील्ड दोनों में सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि हर एक कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, B इंटू ए होगा। चाहे प्राइमरी कॉइल में 10 टर्न, सेकेंडरी कॉइल में 50 टर्न हो, कितने भी टर्न, लेकिन एक टर्न प्राइमरी कॉइल में अगर फ्लक्स 10 है, तो हर एक प्राइमरी कॉइल के एक टर्न से में कितना फ्लक्स होगा, 10 होगा, और हर एक टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स होगा, 10 होगा, क्योंकि एरिया सेम है और फील्ड सेम है, ऐसा। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये समझ लो, जो मैथमेटिकल पार्ट की जो स्टडी होगी वो इसी एक लाइन से ही शुरू होगी। फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इनटू टोटल फ्लक्स। क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फ्लक्स हो जाएगा, याद करो तो ईएमएफ क्या था, सॉरी इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल हो जाएगा, इन द प्राइमरी कॉइल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था। ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में टोटल फ्लक्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी इनटू फ्लक्स लिंक्ड विद ईच कॉइल ऑफ प्राइमरी, हो जाएगा एन पी
d∅/dt, ठीक है। और ये फ्लक्स को हमने क्या नाम दे दिया, फाई का। हर एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स है, फाई। तो टोटल प्राइमरी कॉइल के साथ कितना फ्लक्स होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इनटू फ्लक्स विथ ईच कॉइल, दैट इज फाई। माइनस साइन भी लगा दो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल क्या हो जाएगा, माइनस डी एन एस इंटू d∅/dt माइनस एन एस d∅/dt। देखो दोनों जगह d∅/dt आ रहा ना, ये इक्वेशन 1 हो गया। डिवाइडिंग 1 एंड 2, ठीक है। EP/ES इक्वल्स टू हो जाएगा NP/NS। देखो ये हमारा आ गया मैथमेटिकल। जो मैंने बताया था कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में, वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो कितना सप्लाइड ईएमएफ है और दूसरा रेशियो पे। तो ईएस क्या होगा, देखो तो NS/NP इंटू EP। देखो तो ईएमएफ इन द सेकेंडरी, आउटपुट ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है कि इनपुट ईएमएफ क्या है और रेशियो ऑफ टर्न्स क्या है। इसको नोट कर लो। जो भी मैंने ट्रांसफार्मर करवाया ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली स्लाइड है। अच्छे से नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे देखना, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड, एक यहाँ पे सॉरी, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में टॉपिक लिख देता हूँ, ये भी वर्किंग में ही आ जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप डाउन। पहला इंक्रीजेस, इंक्रीजेस
decreases voltage of AC। दूसरा, अब अगर इसकी बात की जाए तो अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, सीधी सी बात है, अगर ES ज्यादा होगा EP से तो NS बड़ा होना चाहिए NP से, तब ना बढ़ाएगा। NS should be greater than NP। number of turns in secondary coil is more। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स, ये घटाएगा तो NS कम होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस। यहाँ पे NS NP से बड़ा होगा, यहाँ पे NS NP से छोटा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर याद रखना, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो इंक्रीजेस वोल्टेज तो यहाँ पे डिक्रीजेस करंट ऑफ AC, डिक्रीजेस करंट। ठीक है, अंडरस्टूड, ऑल्टरनेटिंग करंट। डिक्रीजेस करंट का मतलब पावर हो जाता है V इंटू आई, पावर फिक्स रहता है, याद रखना। तो पावर हाउस से हमारे घर पे जो पावर आता है ना वो फिक्स रहता है। देखा भी होगा, कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो ऐसा लिखा रहता है कि पावर प्लांट सेट किया गया 500 मेगावाट का। 500 मेगावाट मतलब 500 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी सप्लाई करेगा 1 सेकंड में। जो पावर हाउस से जो पावर आता है वो फिक्स रहता है, याद रखना। तो पावर अगर हमारे घर पे फिक्स आ रहा है तो अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम हो जाएगा। तो याद रखना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज तो बढ़ाता है लेकिन करंट को घटाता है। since P is constant, V increases, therefore I decreases। Step down transformer increases current। जो वोल्टेज को घटाएगा वो करंट को बढ़ाएगा। पावर इक्वल्स टू वी आई, since P is constant, V decreases, therefore I increases। ठीक है, ये पॉइंट पहले नोट कर लो। एक चौथा पॉइंट एक और होगा, उसके बाद ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा, फिर छोटे मोटे लिमिटेशंस लिखा करके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको पहले नोट कर लो। ये इतना जितना लिखा रहा हो ना कंप्लीट नोट्स हो जाएगा ना, तो बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फटाफट नोट करो इसको। हाँ, तब मैं बता रहा हूँ। ये लिखा हुआ हो गया सबका? हाँ सर। एक ना छोटा सा डाउट है तन्मय का, फिर मैं उसके आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो तन्मय, तन्मय का डाउट कल ये था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर क्यूब का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है ना? तो दोनों का ग्राफ हमें कैसे बनाने बनाने दिया जाएगा। तो तन्मय क्या करो, इसमें ना आर को ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा दो, यहाँ पे आर को दिखा दो। ठीक है, ऐसा दिखा दो। और क्या करो, के को 1 ले लो, कांस्टेंट 1 मान लो है एक बार, कि हमें, ठीक है वहाँ पे तो यहाँ पे क्या करो, आर को 1 ले लो, तो 1/r²। जब आर को 1 लेंगे तो ई कितना हो जाएगा, 1। आर को 2 लेंगे तो ई कितना हो जाएगा हमारा, 0.25, है ना। देखो तो आर को 1 लिया तो ई 1 हो जाएगा, आर को 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो 0.25। आर को 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/9। 1/9 कितना हो जाएगा, 0.11। और ये ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं हम लोग ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो अगर यहाँ पे हम अगर देखें तो ये ग्राफ ऊपर से ऐसे कहीं जा रहा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें ना आर क्यूब के साथ, तो अगर हमने आर को छोटा लिया, आर को 1 लेंगे तो यहाँ भी ई तो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हमने आर को 1 से भी छोटा लिया तो ये आर क्यूब तो और भी छोटा हो जाएगा ना, है ना। आर क्यूब अगर और भी छोटा हो जाएगा तो ई की वैल्यू जो है ये इससे तो छोटी आएगी। ठीक है, अगर मैंने आर को 1 से लिया छोटा तो ये इससे तो छोटा ही आएगा। ठीक है, और तेजी से डिक्रीज करेगा क्योंकि आर क्यूब है ना, जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होगा। ये ऐसा कुछ नीचे जाएगा। एक मिनट यार, शेप जो है ना, शेप अगर मैं दिखाऊं ना ध्यान से, तो कुछ ऐसा एक का ऐसा जाएगा। ठीक है, और ये कम लूंगा अगर, तो ये कम लूंगा अगर, आपको बस छोटा लूंगा, बस छोटा लूंगा तो आर ये नंबर छोटा हो जाएगा, ये नंबर बड़ा बड़ा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ
ये ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये 1/r³ का होगा और ये वाला r² का होगा। ग्राफ का ऐसा कोई नाम नहीं होता उसका रचित। हर देखो, ग्राफ का नाम जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का हाइपरबोला होता है। बाकी r² का, r³ का, r⁴, ऐसे तो कितने सारे कर्व हो जाएंगे, हर एक का नाम देना थोड़ी पॉसिबल है, ठीक है। हर एक का नाम कहाँ से दिया जाएगा बताओ। कितने कितने कॉम्प्लेक्स ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है। बस r² में क्या करना, r³ में ना वो जल्दी 0 की तरफ भागेगा, r² में भी 0 की तरफ जाएगा लेकिन वो 0 की तरफ ऐसा, और r³ में ना वो जल्दी 0 की तरफ जाएगा, उसको ऐसा दिखा देना। टेक्स्ट में दिया हुआ है ग्राफ, तो उसको बस जो नीचे वाला जो ग्राफ होगा ना वो r³ का दिखा देना, और ऊपर वाला ग्राफ जो थोड़ा 0 से ऊपर है ना, x ऊपर में, ये वाला r² का हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में तन में? क्या उसके बाद देखो आ गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि प्राइमरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट कम होता है ना। स्टेप अप में करंट कम होगा ना, इसमें करंट कम होगा, सेकेंडरी में करंट कम होगा, क्योंकि स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा होता है, तो करंट कम होगा। करंट कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, तो हम पतली वायर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ले सकते हैं, वायर्स इन सेकेंडरी कॉइल इज थिन। और स्टेप डाउन में क्या होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होता है, सेकेंड स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होता है, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगा तो करंट ज्यादा होगी, तो वो करंट ज्यादा होगी तो वहां पे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ना, तो इसलिए वायर इन सेकेंडरी कॉइल इज थिन, क्योंकि उसमें करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। एसी की वायर देखिए कितनी मोटी होती है, क्योंकि एसी में क्या करंट ज्यादा फ्लो करता है। अगर हम लोग एसी में पतली वायर यूज करेंगे ना, तो पतली वायर का एरिया कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है ना। आर इक्वल टू रो एल बाय एरिया होता है, तो एरिया कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, करंट भी ज्यादा आ रही है, तो क्या होगा, हीट इतनी पैदा होगी ना कि वायर पूरी जल के राख हो जाएगी। इसीलिए देखना, घर में नॉर्मली वायर पतली होती है लेकिन एसी की वायर ठीक होती है, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा होता है। समझ आ गया? हाँ, तुम बोलोगे सर अगर मान लो हम अगर इसकी वायर को मोटा ले ले, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी की, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, ठीक है। अगर थिन वायर के बदले हमने थिक वायर ले ली ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, बस कॉस्ट बढ़ जाता है। थिक वायर भी अच्छी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जहां तुमको थिक चाहिए, अगर थिन लगा दोगे तो जल जाएगी। जहां थिन चाहिए वहां थिक लगा दोगे, जले वालेगी नहीं, बस खर्चा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्यों खर्चे को बढ़ाया? सब चीज क्या है, खाली फिजिक्स थोड़ी होना होता है, कोई कोई चीजें कॉमर्शियल चीजें भी देखनी पड़ती है। ये हो गया पूरा लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। पहला है कॉपर लॉस। जो कॉइल होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है, तो वो थोड़ा गर्म हो जाती है करंट की वजह से, तो वहां पे लॉस होता है। तो लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि वो जो कॉइल होती है कॉपर की बनाई जाए। कॉपर की अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, हीट प्रोड्यूस कम होता है। कॉपर लॉस इन कॉइल, ठीक है। और मिनिमाइज कैसे करते हैं? मिनिमाइज बाय मेकिंग
coil of copper as it has low resistance. सेकेंड पॉइंट है एडी करंट लॉस। जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, एडी करंट पैदा होती है, उसकी वजह से लॉस होता है। तो एडी करंट का लॉस कैसे करते हैं, मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन। एक कोर को ऐसा नहीं कि हम लोग थिक ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके ठीक है, ऐसा नहीं थिक ब्लॉक होता, इसको हमने पतली पतली जैसे कैसे नोटबुक के पेपर्स होते हैं वैसे कर देते हैं, ताकि एक लेयर से दूसरे लेयर इलेक्ट्रॉन जा ही ना पाए। अगर बीच में हमने लैमिनेट कर दिया सॉफ्ट आयरन पीसेस को, ठीक है, एंड इंसुलेटिंग लेयर्स एंड इंसुलेटिंग दो लेयर के बीच में हम क्या करते हैं, पेंट लगा देंगे ताकि इलेक्ट्रॉन एक लेयर से दूसरी लेयर पे जा ही ना पाए। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा तो भाई करंट का फ्लो नहीं होगा, सीधी सी बात है। हम अगर कोई लकड़ी पे ले लो और लकड़ी में तुम ये कर दो, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगा दो, थोड़ी लकड़ी गर्म हो जाती है, करंट जाएगा तब ना H = I² से हीट प्रोड्यूस होगा, लकड़ी गर्म नहीं होती है। तो करंट जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा नहीं किसी पॉजिटिव आयन के साथ, तो वो वहां पे हीट लॉस होगा नहीं। तीसरा लॉस हो जाता है, इसको नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा लॉस हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस। ये मैंने बोला था कि ये मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से लॉस होता है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, एंड दिस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर में क्या लॉस कम होता है, क्या क्यों लॉस कम होता है वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। उसके बाद लास्ट हो जाता है फ्लक्स लॉस। जितना भी फ्लक्स पैदा होगा प्राइमरी कॉइल में वो सबका सब कनेक्ट नहीं होता है सेकेंडरी कॉइल। अब उसको लॉस को कैसे मिनिमाइज करते हैं, हम क्या करते हैं, जो वो क्या कहते हैं, पूरा क्लोज्ड लूप बनाते हैं, ठीक है। क्लोज्ड लूप बनाने से क्या होता है, पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा ऐसा। अगर सोचो ना, अगर खाली ऐसे हमने बना दिया था, ऐसा बनाया होता हमने अगर, तो क्या होता, यहाँ से जाता फील्ड और इधर से क्या होता, वो एयर में उसकी कुछ एनर्जी डिसिपेट कर जाती है, तो फ्लक्स लॉस होता है। तो मिनिमाइज कैसे किया जाता है इसको, यूजिंग मिनिमाइज यूजिंग कोर, ठीक है। कोर कोर समझ में आता है ना, कोर ऐसे ये कोर हो गया, कोर मतलब जो बंद हो गया पूरी तरह चारों तरफ से, तो इस पे क्या है, इधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस पता है, देखो ट्रांसफार्मर कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता है, और इसमें एक और लॉस होता है, हमिंग लॉस। एक्चुअली क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर को जब हम लोग बनाते हैं ना, तो वो पहले मैग्नेटाइज होगा, फिर वो डीमैग्नेटाइज होता है। जब मैग्नेटाइज होता है ना, तो दो लेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगी, रिपेल करेंगे तो क्या होगा, वो लेयर जो होगी थोड़ा सा दूर चली जाती है। फिर जब डीमैग्नेटाइज होता है तो फिर वो लेयर पास हो जाती है, तो फिर वो टकराएंगी, दूर जाएगा, ठीक है। पहले लेयर क्या होगी,
क्या कहते हैं पास आएंगी तो टकराएंगी, फिर दूर जाएंगी, फिर पास आएंगी, फिर टकराएंगी। ऐसे करके क्या होता है, कभी अगर ट्रांसफार्मर के नीचे कभी खड़े रहो, ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर खड़े हो ट्रांसफार्मर के नीचे, यहाँ से तुमको पता नहीं चलेगा, जहाँ पे देखा ऊपर में जो क्या कहते हैं, जो पोल लगे होते हैं मेन रोड पे, वहाँ पर अगर खड़ा हो जाए, तो वहाँ से ना आवाज़ आती है ट्रांसफार्मर से, ऐसे हमिंग आवाज़ आती है। क्योंकि वहाँ पे क्या रिपल्शन होता है 2 लेयर्स के बीच में, फिर क्या कहते हैं कोलिशन भी होता है, इसलिए वहाँ पे आवाज़ आती है। उसको कहते हैं हमिंग लॉस कहते हैं। और उसको मिनिमाइज़ करने का तरीका ये होता है कि उसको राइवेट कर दो पूरा, मतलब जो लेयर्स होती है ना लैमिनेटेड, उसको ऐसा लगेगा ना, मतलब कि काँटी से पूरा फिक्स कर दो उसको। तो फिक्स हो जाएगा तो रिपल्शन की चांस ही नहीं है। तो मिनिमाइज़ बाय राइवेटिंग द लैमिनेटेड लेयर। ठीक है? ये सब लॉस हो गया। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ लॉस इन एनर्जी होती है। ठीक है? फिर भी जितना हम डीसी को यूज़ करके लॉस होता है एनर्जी में, उसके कंपैरिज़न में ये लॉस बहुत कम होता है। ठीक है? एक तो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है? यूटिलिटी, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है ट्रांसफार्मर का? इट डिक्रीजेस द करंट बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। Therefore, it reduces energy loss in line wire। लाइन वायर, जो पोल की जो वायर होती है उसको लाइन वायर बोलते हैं। By increasing the voltage, therefore it reduces the line energy in line wire, which otherwise line wire in form of। तो मैंने पूरा लिखा था ना शुरुआत में, ये पूरा ये वाला, ये वही चीज है ना, वोल्टेज को कम कर दिया। यही किताबों में क्या 8-10 लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है? यही मैंने समझाया यहाँ पे कि वो करंट को क्या करता है, ये कम कर देता है। तो एक मिनट, कहाँ गया ये? आ गया। हाँ, it decreases by increasing the voltage, therefore it reduces energy loss in line wire in form of इसका utility। और लिमिटेशन क्या होता है इसका ट्रांसफार्मर का? वर्क्स ओनली विथ एसी। डीसी में काम नहीं करेगा, बिकॉज़ डीसी में तो करंट कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स तो चेंज ही नहीं करेगा ना वहाँ पे। फ्लक्स चेंज नहीं करेगा तो प्राइमरी कॉइल से कैसे वहाँ पे करंट जाएगा? क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा तब तो सेकेंडरी में फ्लक्स, अगर प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा, वही चेंजिंग फ्लक्स सेकेंडरी के साथ होता है, उसकी वजह से तो सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा होता है। अगर हमारा प्राइमरी में ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, सेकेंडरी में करंट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है? वर्क्स ओनली विथ एसी। चलो, तो इतना हो गया हमारा आज। ठीक है? आज के लिए काफ़ी इतना। ट्रांसफार्मर पूरी तरह खत्म हो गया है, और जितना मैंने लिखा है ना इट्स इनफ। मतलब अब तुमको जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ दो अच्छे से, टेक्स्ट बुक रेफर करने की जरूरत भी ना पड़े। सब कुछ लिखा दिया मैंने, थोड़ा लंबा गया है लेकिन A to Z चीजें मैंने लिखा दी। चलो बाय, टेक केयर, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ।